गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार और वृत्तांत इतिवृत्त, इसमें देखो हमने पहले देखा था इसमें कि जो मुगल शासक थे उनके सिंहासन और उनके दरबारों के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें थी। दरबार अगर देखा तो उसमें दरबारी शिष्टाचार कैसे था, उनका विवादन कैसे किया जाता था, क्या तरीका था, है ना, झरोखे, दरबारी दिनचर्या। उसके बाद जो अगला पॉइंट्स आया है जिसको आज हम पढ़ेंगे वो है शाही उत्सव समारोह। यानी जो मुगल शासक जो थे उनके जो दरबार के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता था, कोई उत्सव होता था, कोई भी समारोह होता था तो उस पे वे बेहिसाब पैसे खर्च करते थे। पैसों की कमी थी नहीं, रुपयों की कमी नहीं थी। सोने चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ उनके पास थे। अब जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, पहले जनसंख्या कम थी, जमीन पहले उतनी ही थी, अभी भी उतनी ही है जमीन। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि लोगों के पास आवक कम हो गई। पहले पैदावार ज़्यादा थी, कृषक लोग ज़्यादा थे। जो राजतंत्र था उसमें क्या होता था कि भाई उनसे टैक्स के रूप में सारा कुछ उनसे ले लिया जाता था और वो इतना सारा पैसा, इतने सारे धन धान्य से परिपूर्ण होते थे। वो शाही जो मुगल जो इनके राजा थे वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते थे अपनी हर शान शौकत के ऊपर। अब शाही उत्सव और उनके समारोह किस प्रकार से हुए हैं इसमें ये देखेंगे हम। तो मुगल दरबार में सामान्य प्रशासनिक गतिविधियों के अतिरिक्त कुछ विशेष उत्सव व समारोह होते थे। यानी सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां तो यही थी कि वो दरबारी दिनचर्या, शासक किस प्रकार से अपने दरबार में आता था, है ना, सबसे मिलता था, अभिवादन स्वीकार करता था, कितने बजे उसको क्या मीटिंग करनी है, कितने बजे किन से मिलना है, सप्ताह में एक दिन उसको कहाँ पे जाना है। तो ये बहुत सारी चीजें अलग अलग थी। तो इन सब के अलावा क्या था, कुछ अलग से भी उत्सव, विवाह, समारोह, अलग अलग चीजें होती थी। उस दिन दरबार को विशिष्ट ढंग से सजाया जाता था। सजाने के लिए रंग बिरंगे ढंग से सजे डिब्बों में रखी मोमबत्तियां, महलों की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की बंधनवार होता है जो दरवाजों के ऊपर अपन लटकाते हैं, सज्जा के लिए विशेष रूप से तैयार चीजें, तथा विभिन्न तरह की सुगंधित चीजों का प्रयोग किया जाता था। शाही उत्सव समारोह तीन तरह के होते थे। वो तीन कौन कौन से प्रकार थे इनके? सामूहिक सामाजिक समारोह, शाही विशिष्ट समारोह और शाही दरबार का तीसरा समारोह था शहजादों की शादियों का। यानी शहजादों से मतलब है कि भाई ये जो राजा महाराजा थे इनके बेटों का, है ना, इनके बेटे बेटियों की जो शादियां होती थी वो भी बहुत ही शाही तरीके से होती थी। अब सामूहिक सामाजिक समारोह, इनमें ईद, शबे बारात तथा हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने की 14वीं तारीख या सावन की रात्रि का त्योहार, होली व दिवाली प्रमुख होते थे। यानी ये कुछ इनके ईद हो गया, शबे बारात, है ना, होली, दिवाली, ये कुछ क्या थे, धार्मिक कार्यक्रम थे। इसमें जनता के विभिन्न वर्गों के लोग दरबार में शाही परिवार के सदस्यों के साथ भाग लेते थे। इन अवसरों पर धार्मिक सामंजस्य व आपसी सद्भाव की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होती थी। यानी ये क्या करते थे भाई, ईद और शबे बारात जो इनके मुसलमानों के त्यौहार थे इनको मनाते थे। इसके बाद होली और दिवाली, ये हिंदुओं के त्यौहार थे, इनको मनाते थे। तो इनको आपस में सभी त्योहारों को मनाने का मेन मकसद इनका यही होता था कि भाई सबको ये लगे कि यहाँ इन राज दरबारों के अंदर किसी प्रकार का किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको बराबर से, सबको समानता के साथ, आपसी सामंजस्य के साथ ये सब मनाते हैं। तो ये होता था वहाँ पे। इसके बाद था शाही विशिष्ट समारोह। ये क्या है? शाही उत्सव और जो समारोह जो होते थे उनके बारे में उल्लेख है। शाही विशिष्ट समारोह में सिंहासनारोहण की वर्षगांठ का मतलब होता है कि कोई जैसे राजा है उसको जब सिंहासन पे बैठाया गया, उसका राज तिलक किया गया तो उसकी वर्षगांठ होती थी। यानी जैसे मान लो 20 अगस्त को किसी राजा को किसी राज्य के अंदर उसको सिंहासन पे बैठाया गया है, तो अगले वर्ष जब 20 अगस्त आएगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी, सिंहासनारोहण की वर्षगांठ। ठीक है। सूर्य वर्ष व चंद्र वर्ष के अनुरूप शासक के जन्म का कार्यक्रम तथा वसंतागमन पर फारसी त्योहार नवरोज मुख्य थे। ये कुछ इस प्रकार के त्योहार थे। इनमें शासक का जन्मदिन अन्यों की तुलना में अधिक शोभायमान तथा खर्चीला होता था। जो राजा होता था जब ये और त्योहार तो वो बनाते थे, इनमें शाही तरीके से मनाते थे, लेकिन जब राजा या शासक का कोई जन्मदिन आता था तो उनपे औरों से भी ज्यादा वो धन खर्च करते थे। इसमें शासक 16 हाथियों का समूह के मध्य होता था। यानी 16 हाथी होते थे, चारों साइडों में 4-4 हाथी, बीच में राजा चलता था। तो ये क्या था, इसका मतलब अपनी शान शौकत दिखाने का एक बहुत बड़ा तरीका था। जनता के बीच में ये मैसेज भी
वास्तव में ये बहुत ही निडर, निर्भीक और शाही राजा हैं। अभिजात वर्ग के जो लोग थे वो अपनी उच्च कोटि की पोशाक व पगड़ी में होते थे। क्या हुआ, जब मुगलों का जब शासक आया, ठीक है, सामंतवादी प्रथाएं जब खत्म हो गई, तो ये जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे इन्होंने क्या किया था, इनको राजाओं के साथ इन्होंने समझौता कर लिया था और इनको उच्च पदों के ऊपर राजाओं ने बैठा दिया था कि भाई तुम्हारे को हम, आप गुलामी स्वीकार कर लो, हम उच्च वर्ग पे बैठा देंगे। तो ये इनके पास पैसा तो इनके पास भी होता था, तो ये अपनी जो उच्च कोटि की जो पोशाक और पगड़ियाँ होती थी उनमें ये इनके साथ साथ चलते थे। शासक अपनी माता से आशीर्वाद लेकर सिंहासन पर बैठता था। फिर संक्षिप्त परंतु बेहद आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। अंत में शासक एक तुला यानी तराजू में बैठता तथा उसे सोने चांदी से तोला जाता था। बाद में यह सोना चांदी गरीबों में बांट दिया जाता था। ये भी इनका एक मतलब शाही दिखावा था कि भाई जो राजा है ना, उसको तराजू में बैठाते थे, उसको तोलते थे, उसके बराबर, जैसे किसी राजा का वजन मान लो 70 किलो का है तो 70 किलो ही उसके बराबर में सोना और चांदी रखा जाता था और उसको बाद में जब राज्य की जो जनता देख रही होती थी, गरीब जो लोग थे, उनमें बांट दिया जाता था, लो भाई ये तुम ले जाओ। अगला है शाही दरबार का तीसरा समारोह व उत्सव शहजादों की शादियों का होता था। यह इतना महंगा, मनमोहक व आकर्षक होता था कि सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1633 ईस्वी में दारा शिकोह की शादी का वृतांत बादशाहनामा में दिया गया है। यह समारोह परवेज जहांगीर के अन्य पुत्र की पुत्री नादिरा के साथ संपन्न हुआ। यानी दारा शिकोह जो है किसका पुत्र था? दारा शिकोह जो है वो किसका बेटा था? शाहजहां का ही बेटा था। और शाहजहां जो है वो किसका था? जहांगीर का। अब जो यानी दारा शिकोह का दादा हो गया कौन? जहांगीर। तो जहांगीर का जो पुत्र था उसकी पुत्री थी नादिरा, यानी रिश्ते में इसकी क्या लगी? वो बुआ लगती थी, ठीक है, लेकिन उम्र में छोटी थी। उन्होंने इनसे शादी की थी किसके साथ? जहांगीर के अन्य पुत्र की पुत्री। जबकि जहांगीर का क्या लगता था? पोता लगता था। कौन? दारा शिकोह। जहांगीर का बेटा औरंगजेब और औरंगजेब का बेटा दारा शिकोह था। लेकिन जहांगीर के एक अन्य पुत्र की पुत्री, उसका कोई पुत्र होगा, उसकी भी बहुत सारी शादियां हुई होंगी, तो उससे उसने शादी की। तो ये जो शादी थी ये बहुत ही शाही शादी थी। अब इस शादी का उल्लेख इसमें देखो नीचे बताया गया है। अबुल फजल ने अकबर के दरबार के बारे में सजीव वर्णन इस प्रकार दिया है। अबुल फजल कौन था? अकबरनामा का लेखक था। उसने बताया, जब भी महामहिम अकबर दरबार लगाते थे तो एक विशाल ढोल पीटा जाता था, साथ अल्लाह का गुणगान होता था। इस तरह सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाती कि महामहिम के पुत्र पौत्र दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं। कोरनीशवान स्थान पर खड़े रहते हैं। ख्याति प्राप्त विद्वजन तथा विशिष्ट कौशल में निपुण व्यक्ति आदर व्यक्त करते हैं तथा न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि आधार पर आदेश देते हैं कि सभी मामलों को संतोष ढंग से निपटाते हैं। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए शमशीरबाज यानी तलवारबाजी, जो तलवार चलाने वालों को शमशीरबाज कहते हैं, वह पहलवान को अपने को तैयार रखते हैं और महिला व अन्य पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा में है। चतुर्थ न चतुरबाजीगर और मजाक के कलाबाज अपने कौशल की दक्षता का प्रदर्शन करने को उत्सुक हैं। ये किसके दरबार के बारे में बताया गया है? ये अकबर के दरबार के बारे में बताया गया है। किसने इसका विवरण किया है? अबुल फजल ने किया है अकबरनामा में, कि जब अकबर आता था तो ढोल मंजीरे पीटे जाते थे, बताया जाता था, फिर वो दरबार में आता था, है ना, तो फिर वो पूरा सबको बता भाई जो भी किसी का किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, कोई फैसला है, तो उसको आप निपटारा करो। और फिर अकबर के आने के बाद क्या होता था, जो मतलब अलग अलग देशों से जो तलवारबाज जो आते थे, शमशीरबाज, वो अपना कौशल करते थे, अपना कौशल दिखाते थे हमें तलवारबाजी का, है ना। तो इसके बाद अगला है शादी में प्राप्त उपहारों का प्रदर्शन आगरा के लाल किले के दीवाने आम में किया गया कि भी शादी में किस प्रकार से उपहार मिलते थे। इनको देखने के लिए शाही महल यानी हरम की औरतें तथा अभिजात वर्ग के लोग शाही परिवार सहित पहुंचे। यहाँ व्यवस्था देख रहे कि दुल्हन की मां कर रही थी। शाहजहां सबसे बाद में इसे देखने पहुंचा। हीनाबंदी यानी मेहंदी लगाना एक रस्म है, ये कि रस्म दीवाने खास में की गई। इसके बाद मुख्य दरबार में उपस्थित लोगों के पान, इलायची और मेवे बांटे गए। विवाह के अवसर पर खाने में 200 से अधिक व्यंजन परोसे गए। यानी जो शाहजहां है, ठीक है, इनके पुत्र की शादी थी किसकी? दारा शिकोह की। मैं इसका ही वर्णन कर रहा था यहाँ पे, इसलिए बीच में इसको पढ़ना पड़ा है। तो दारा शिकोह जो इनका पुत्र था, उनके जहांगीर के एक अन्य पुत्र की पुत्री जो नादिरा थी, उसके साथ इनका विवाह हुआ था। इनके आपस में काकाताओं में ऐसी शादियां हो जाती हैं। अपने तो गोत्र वगैरह बहुत कुछ देखना पड़ता है ना।
तो इसमें देखो विवाह के अवसर पर खाने में 200 से अधिक व्यंजन परोसे गए थे। यानी 200 से अधिक व्यंजन का मतलब होता है कि पूरे राज्य में या आसपास में देश विदेश में ज्यादातर जो पकवान हैं उनको वहां परोसा जाए। बड़े बड़े हलवाई आते थे और वो खाना जो बनाते थे उसमें उनको महारत हासिल थी, वो व्यंजन परोसे गए थे। और इस शादी पर कुल 32 लाख रुपए खर्च किए गए। इसमें 16 लाख रुपये जहां आरा मतलब 6 लाख रुपये शाही खजाने से 10 लाख रुपए दुल्हन की मां के द्वारा खर्च किए गए। इस विवाह के बारे में उपस्थित अभिजात वर्ग का कथन है कि इससे पहले शाही परिवार में इतना खर्चीला विवाह कभी नहीं हुआ। यानी ये जो 32 लाख रुपए हैं ये कब की बात है? 1633 ईस्वी की बात है। यानी आज से लगभग 400 साल पहले। तो 400 साल पहले 32 लाख रुपए आज के 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे। वो इतनी शाही शादी, इतना अब तक कभी कहीं इतना ज्यादा पैसा किसी भी शाही परिवार ने शादी में खर्च नहीं किया था। इसका ये इसमें विवरण है। अब आता है शाहजहां का सिंहासन। इसको हम कल पढ़ेंगे। और शाही पदवियां, उपहार और नजराना, इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। इसमें हमने यही देखा है कि जो भाई शाही दरबार होते थे उनके किस प्रकार से उनकी राजधानियां थी, कहाँ कहाँ उन्होंने राजधानियां बनाई, कहाँ कहाँ से उन्होंने अपने राज्य चलाए, उनके सिंहासन कैसे थे, उनके दरबार कैसे थे, उनके शाही जो उत्सव समारोह है ना, जिस भी प्रकार के विशिष्ट समारोह थे, उनके शहजादों की जो शादियां थी उनको किस प्रकार से वो खर्च करते थे, इस बारे में हमने पढ़ा है। इसमें से मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है।